दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता आईएएस के चैप्टर 3 ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। चलिए इंडियन फीचर्स जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए देखिए इसका सबसे पहली विशेषता है सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। अगर विश्व में ये पहला ना भी हो सबसे बड़ा, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर में आता हो क्योंकि भारतीय संविधान बहुत वृहत और विस्तृत रूप में लिखा गया है। ठीक है, ठीक। स्टार्टिंग में 1949 के आसपास जब संविधान की प्रस्तावना आई, ठीक है, तो इसमें उसके 395 आर्टिकल्स थे, 25 भागों में उसे बांटा गया था और 8 शेड्यूल 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान में 2019 के अनुसार इसमें 470 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल है। अभी 470 आर्टिकल्स के अलावा 2023 में देखेंगे तो इसकी संख्या बढ़ गई है फिलहाल संविधान में, बस इसीलिए इसको विश्व का लंबा या फिर लिखित संविधान माना जाता है। अब देखिए विभिन्न स्रोतों से विहित, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान क्या है ना, जब बनाया गया तो ऐसा बनाया गया सोच विचार करके बुद्धिजीवियों के द्वारा कि बनने के बाद फिर वो टूटे ना। तो इसीलिए जो जो भारत के सोसाइटी के अनुसार, इकोनॉमी के अनुसार, कल्चर के अनुसार सूट करता था, कुछ चीज़ें अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, कुछ चीज़ कनाडा से, कुछ चीज़ रशिया से, ये सब चीज़ के लेकर इसको अच्छे से बनाने का प्रयास किया गया है। तो दूसरे जो विशेषता उसका अर्थ यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरे में है नम्यता एवं अनम्यता में समन्वय। कई मामलों में संविधान लचीला है, ठीक है, और कई मामलों में कठोर है। देखिए जैसे कि सती प्रथा है, भारत में सती प्रथा को सुधारा गया, ट्रिपल तलाक को सुधारा गया। जो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाएगा तो संसद को पावर है कि संसद उसे सुधार सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको नहीं सुधारा जा सकता है। तो कई मामलों में कठोर, जैसे कि अगर आप राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, सबको समान अधिकार है। आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस जाति से हैं, आप इस धर्म से, आपका रंग काला है या आप बहुत गोरा है या फिर आपका दांत निकला हुआ है या आपके अपंग है या फिर दिव्यांग है तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सभी इक्वल है। तो इस पर आप जब हाथ डालेंगे तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी कि आप अपने दायरा को क्रॉस मत करिए। तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे लचीला हो जाता है संविधान, सुधारा जा सकता है, और जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर कठोर भी होता है। ठीक है, 300 आर्टिकल इसमें एक जिक्र आता है, आर्टिकल 368 368 संविधान संशोधन के तहत जो बड़े स्तर पर संविधान संशोधन होता है, जो पूरे संघीय रूप में, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। इस विशेषता का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्रीय सरकार काफ़ी मजबूत है, न्यायपालिका एकीकृत है। कई बार केंद्रीय सरकार इतनी पावर होती है कि कई जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इस मामले में एकात्मक हो जाता है, लेकिन कई बार संघीय व्यवस्था है। ठीक है, संविधान संशोधन में 50% राज्यों की अनुमति होनी चाहिए अगर कोई वृहद संविधान संशोधन करना है। तो सिर्फ एकात्मकता के साथ साथ संघीय है, दोनों रूप देखने के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अब सरकार का संसदीय रूप। अब ये प्रश्न उठता है सरकार में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लागू किया गया। देखिए इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि जो भारत है हमारे शुरू में ही संसदीय प्रणाली या ग्रामीण व्यवस्था में पंचायत प्रणाली एंशिएंट पीरियड में ही देखने के लिए मिलती है। सहमति लेके शासन करना, राजा होते थे लेकिन राजा का दरबार लगता था, वहाँ सहमति ली जाती थी। तो वही चीज़ें वहाँ पर निरंकुश थोड़ा था, यहाँ पर आम जनता को पावर थोड़ा दे दिया गया। अभी भी कई लीडर हैं जो पावर में आने के बाद, आम जनता का चुनाव होने के बाद आम जनता का सुनते हैं, पूरी तरह से ऐसा है नहीं। तो कुल मिला के लगभग वही है, थोड़ी तरह से डेमोक्रेसी पहले के तुलना में 50% इंप्रूव हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जनता के लिए काम किया जाता है। आप देखते होंगे, नहीं तो विरोध और प्रदर्शन नहीं होता। अब आते हैं संसद का संसदीय रूप इसलिए अपनाया गया कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। तो संसदीय रूप को जो भारतीय जनता जब आज़ाद हुआ देश, तो उसमें शिक्षा का अभाव था, इकोनॉमी वीक थी। तो उस समय कई बार कहा गया कि भारत में प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए, जैसे अमेरिका है अध्यक्षीय प्रणाली, उस तरह की चीज़ में प्रेसिडेंट को पावर ज़्यादा दिया जाए। लेकिन भारत के लोग क्या थे, अभ्यस्त थे। तो जिस कल्चर को लोग अडॉप्ट है, जैसे सुबह उठना है मंदिर जाना है कि कल्चर है, लेकिन यहाँ पे अगर परंपरा बना दिया जाए कि रात को 1 बजे मंदिर जाना है तो अटपटा हो जाएगा ना। तो इसी तरह संसदीय प्रणाली क्या है, वो शुरू से चली आ रही थी, इसीलिए इसको एक्सेप्ट करके और इसी को लागू किया गया, और अभी से संसदीय प्रणाली काफ़ी सक्सेसफुल है। तो कुल मिला के उस समय जो बुद्धिजीवियों का डिसीजन था बहुत सही था। अब देखिए संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि संसद कई मामले में संविधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन
यहाँ पर है न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, दोनों में समन्वय है। ना ही संसद सुप्रीम कोर्ट के मैटर में हस्तक्षेप करती है, ना ही जुडिशरी संसद कानून बनाने के मैटर में हस्तक्षेप करती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के लिमिट को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए कि अभी मणिपुर में दंगा हो रहा है और सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म होता है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट आगे आएगी और बोलेगी आप कार्रवाई नहीं कर रही है तो मुझे करना होगा। अगर सरकार वैसा कोई कानून में संशोधन लाना चाहेगी जो संविधान के मूल धारणा के विपरीत हो, जैसे कि लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आके कह सकती है कि ये उनका मूल अधिकार है, आप इनसे नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों, और ये एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है कि आप अपने चौखट के अंदर रहिए, आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना है। तो सरकार भी अगर काम करती है तो थोड़ा मोड़ा तो बर्दाश्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, एकीकृत एवं सातवीं इसकी विशेषता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका ना ही किसी का चुनाव करके होता है, ना ही इसमें किसी की पाबंदी होती, ना ही पैसा जाता है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में अभी तक शिकायत सुनने के लिए नहीं मिला है, वकीलों बिकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज में इतना रिस्पेक्ट और पावर दिया जाता है कि वो बिकते ही नहीं है ज़्यादातर चांसेस में। ठीक है, और ये भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा बात है। अगर जिस दिन जजेस बिकने लगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज में अगर दाग लगने लगे तो समझ जाइए फिर उस समय भारत की जो डेमोक्रेसी उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो उनको इंडिपेंडेंट दिया गया, उनको अलग से संचित धन से, संचित निधि से उनको सैलरी दी जाती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ उनका अलग है, तो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास या जज के पास आप कितने बड़े बड़े अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, आप कुछ भी हो, एमपी हो, अगर आप रॉन्ग हो तो लॉ के अनुसार एक जो गरीब पे नियम लागू होगा उस पर भी लागू होगा। तो ये क्या है, भारतीय संविधान की एक दूसरी विशेषता है, सातवीं विशेषता। अब देखिए मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर ना भारतीय संविधान के अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कोई हस्तक्षेप होगा तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ। अब इसको 1 मिनट में समझ लीजिए। अगर आपको समानता के साथ व्यवहार नहीं किया तो आपको बोल रहा है कि आप नीच हैं, दूर हटो, तुमको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, इस सड़क में चलने नहीं दिया जाएगा, आप जाके कंप्लेन करेंगे उसके खिलाफ और प्रूव हो गया तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, आपका स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, आपको शोषण जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, किसी को बेच दिया गया उनके मर्जी के विरुद्ध, तो अगर वो पकड़े गए तो उनके खिलाफ बहुत गंदी तरह से कार्रवाई होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जबरन धर्म के मामले में बोला जा रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो आप धार्मिक रूप से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, आपको अधिकार है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, आपको दबाव नहीं डाला सकता है कि तुम एमबीए ही करो या डॉक्टर ही करो, ये इसमें स्वतंत्रता दी गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी संविधान की आत्मा भी की गई है। ठीक है, तो अगर इन सब का उल्लंघन होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत सख्त तरीके से हो सकती है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी ऐड किया गया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए शामिल किया गया है कि जब कोई कानून बनाए तो लोगों के कल्याण के बारे में ये दबाव नहीं डालती है। ठीक है, नीति फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो दबाव डाल सकती है कोर्ट, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में दबाव नहीं डालती। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं, 4 लोग कहेंगे ना आपको कि यार तुमने गलत किया, तो एक प्रेशर बनता है ना, तो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि आप यहाँ अपॉइंट हुए हैं मिनिस्टर लोगों का भला करने के लिए, तो नीति निर्देशक तत्वों में लोगों का कल्याण करना है, लोगों की शिक्षा के बारे में है, पर्यावरण के बारे में, जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं उनको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, अब देख मौलिक कर्तव्य, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी बात की गई, समझिए दोस्तों। ठीक है, सिर्फ अधिकार दे दिया गया कि आप गाड़ी में घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसके साथ मौलिक कर्तव्य सभी का है। अपने संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, राष्ट्र की संप्रभुता को बचाए रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको संभाल कर रखना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत के तहत ये है कि भारत किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत किसी को भी अपना धर्म के रूप में घोषित नहीं करता कि ये भारत का धर्म है, समझ गए ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर है, ऐसे सब संख्या हिंदू की ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, लेकिन आप मान सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बल पर कि हिंदू है तो फिर मुसलमान को ज़्यादा कम प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर हिंदू को कम अधिकार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके अनुसार सब बराबर है। अब देखिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका तात्पर्य 18 साल से जितने ऊपर हैं उनको अधिकार मत देने का अधिकार है। एकल नागरिक, यहाँ पर एक तरह की नागरिकता मिलती है। यूएसए में 2 तरह का सिटीजनशिप मिलता है। ठीक है, 2 तरह का सिटीजनशिप कैसे मिलता है कि वहाँ जो 50 स्टेट है तो वह स्टेट का भी सिटीजनशिप होगा और अमेरिका का भी सिटीजनशिप होगा अलग से। अब देखिए
एक आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान में, ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 3 सॉरी